नमस्कार दोस्तों, अध्ययन लोक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोगों को बता दूँ, ये जो क्लास है, आज फिर से यूपी टीजीटी एग्ज़ाम जो होने वाला है आप लोगों का, उसकी क्लास रहने वाली है। आप लोगों को पता ही है, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, 14 और 15 मई को आप लोगों का ये एग्ज़ाम होने वाला है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी क्रम में मैंने क्या किया है, जो अरिथमेटिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो मैंने कुछ क्वेश्चन इस क्लास में लिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ और मुझे पता है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते होंगे। आपको इनको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई? टीचर बनने जा रहे हैं और इतने छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाएंगे सॉल्व? तो अगर ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उसमें आप टाइम ले लेते हैं, थोड़ा टाइम की बचत हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस क्लास में आप लोगों को वही कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ। इन जो 15 से 20 क्वेश्चन हम के एग्जाम में जो अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, सिंपल मैथ्स के पूछे जाएंगे, तो उनको हम कैसे 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करें और उसको टाइम को बचाएं। उस टाइम को बचाकर जो हमारे सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, जिसमें हम उस टाइम को लगा पाएंगे, तो इससे क्या होगा, अपने पेपर को विद इन टाइम, मतलब प्रॉपर टाइम में हम सॉल्व कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, ये आप लोगों से वादा रहा कि आप लोग इस क्लास को देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को अगर एग्जाम में मिलते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इसकी आइडेंटिटी आप लोगों को पता है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 2 सेकंड का ये सवाल है। तो एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है, नॉन जीरो ए बी सी आर सच दैट a plus b plus c बराबर 0, then the value of a square upon bc plus b square upon ac plus c square upon ab is। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है a plus b plus c की वैल्यू हमें 0 दे रखी है इस क्वेश्चन में। तो हमें पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर इसकी आप लोगों को एक आइडेंटिटी आती है, एक सर्वसंख्या होती है जो आप लोगों को पता ही होगी। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा, एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ये किसकी होती है? तो आप लोग बताएंगे a प्लस बी प्लस सी। इसके मतलब कई तरह से लिखी जा सकती है, तो इसका एक तरीका मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ठीक है जी। इसको अब मैं यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जो a प्लस बी प्लस सी है, इसको अगर जीरो कर देंगे, हम इसकी वैल्यू जीरो कर देंगे, तो हमारा पूरा क्या बन जाएगा, ए क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर बन जाएगा यहाँ 3abc। अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू वो जीरो हो जाती है, तो यही हो जाता है दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो आप लोगों को ये कंडीशन इसकी याद रखनी है, बस ये आप लोगों को पता था। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे, इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, और इसका एलसीएम आएगा नीचे ए बी सी, ठीक है, इतना ही बनेगा। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिए। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3abc। तो 3abc अपॉन ए बी सी, एबीसी से एबीसी कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया। तो दोस्तों कुछ भी नहीं था। अगर आप लोगों को आइडेंटिटी पता थी, मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी बताई, अगर ये नहीं पता था तो 2 सेकंड में तुरंत दिख रहा था। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इस आइडेंटिटी को याद रखें, इससे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान सवाल, कुछ भी नहीं। जब भी आप लोगों के पास एक इक्वेशन दिया हो और उसमें वेरिएबल हो उससे ज्यादा, तो वेरिएबल यहाँ पर कितने हैं, तो आप बोलेंगे जी 2 वेरिएबल है, एक एक्स और वाई। हमारे पास इक्वेशन है, एक समीकरण है हमारे पास एक। तो तब हम क्या करते हैं, किसी भी एक को हम अपनी मर्जी से जीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें किसी भी को जीरो मान सकते हैं, चाहे तो आप एक्स को जीरो या वाई को, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पर एक्स ही जीरो कर देता हूँ, मैं एक्स को जीरो कर दूंगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स अगर जीरो रख देंगे इसमें, तो वाई बराबर माइनस वाई बराबर कितना बचेगा, 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई बराबर माइनस का 5, ठीक है। इसमें भी रखेंगे सेम चीज ही। यहाँ पर एक्स जीरो करेंगे तो यहाँ से -3 बचेगा, एक्स जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो, -3 का बचेगा यहाँ से क्या, क्यूब, ठीक है जी। -3 का क्यूब, माइनस यहाँ माइनस है और ये ब्रैकेट है यहाँ पर। ये बाई का मान कितना है यहाँ से, -5, -5 प्लस 2, इसका करेंगे क्यूब, ठीक है जी। तो देखो कि -3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 27 और माइनस यहाँ से माइनस है +2, तो माइनस का 3 बचेगा, -3 का आप फिर से करेंगे क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ये 27, माइनस का 27 आएगा और माइनस पहले से है, तो दोनों ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो दोनों खत्म हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा भैया 0। तो पहले ही ऑप्शन में दिया गया, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल
राइट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये वाला तरीका भी बहुत अच्छे से समझे होंगे। बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है जी। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए बी एक वृत्त की जीवा है तथा एओसी इसका व्यास इस प्रकार है कि एंगल एसीबी 50 डिग्री है। यदि वृत्त के बिंदु ए पर एटी स्पर्श रेखा है तो बी एंगल बी एटी बराबर है। ठीक है जी। तो बताते हैं इसको, देखो कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले बना लेते हैं भैया हम एक वृत्त, सर्किल बना लेते हैं। ठीक है जी, छोटा सा एक सर्किल बना लिया ये। ठीक है जी। अब इसने बोला है इसका जो व्यास है, पहले ए बी तो एक जीवा है और एओसी इसका व्यास है, तो एओसी व्यास बना लेते हैं लोग। ए ओ और ये सी। ठीक है, एओसी व्यास होगा और ए बी यहाँ पर एक जीवा है, लो ए बी जीवा हो गई, बी। अब ये कहता है कि एक स्पर्श रेखा है, ए सी भी 50 डिग्री दिया है। ठीक है, और वृत्त के बिंदु ए पर एटी स्पर्श रेखा है, एटी। तो ठीक है, स्पर्श रेखा यहाँ से हो जाएगी ए और टी। ठीक है जी, एटी स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब इसने दिया है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये वाला कौन हमें दिया है इसने, ये एंगल दिया है इसने 50 डिग्री। ठीक है जी, 50 डिग्री दिया है, तो इसने पूछा एंगल बी एटी, हमें ये वाला एंगल बताना, ये एंगल बी एटी। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा ये वाला जो एंगल बनना है अर्धवृत्त में बनना है, सेमी सर्किल में बना एंगल होता है ये 90। तो ये 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, एंगल ए बी सी 90 हो जाएगा। तो आप बताएंगे ये कितना बचेगा, आप बोलेंगे जी ये बचेगा यहाँ से 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 हो जाएगा। तो आप लोगों को पता ही होगा किसी भी जो स्पर्श रेखा होती है, केंद्र से जो लाइन आती है रेडियस, वो उस पर परपेंडिकुलर होती है। यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल 90 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 में से आप 40 माइनस करेंगे तो एंगल जो बी ए टी हमारा कितना बचाएगा, वो भैया 50 डिग्री ही आएगा, कुछ भी नहीं है सवाल में। तो 50 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझे होंगे। और आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन यूपी टीजीटी एग्जाम में पूछे गए, देख सकते हैं टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इन क्वेश्चनों को हल्के में न लें, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। देख सकते हैं आप, ये आप लोगों का क्वेश्चन भी टीजीटी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है भैया अलजेब्रा का रिमाइंडर थ्योरम जो होती है शेषफल प्रमेय, उससे क्वेश्चन रिलेटेड है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी के दो गुणनखंड x माइनस वन और x प्लस थ्री है, तो बचा हुआ गुणनखंड है। तो भैया आप लोगों को पता ही होगा, अगर ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है और इसके हमें गुणनखंड दिए हुए x माइनस वन और x प्लस थ्री, तो ये सभी वैल्यू हम इसको जीरो के बराबर रखते हैं। x माइनस वन जीरो रखोगे यहाँ से, x बराबर यहाँ से मिल जाएगा कितना, वन। तो ये वन वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी पहले तो x बराबर वन हम इस इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है जी, तो x वन रखेंगे तो वन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्लस a प्लस b बराबर जीरो। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आप निकालेंगे कितनी आ जाएगी, माइनस का वन। इक्वेशन नंबर वन इसको नाम दे देंगे। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा। इस वाले से देखेंगे तो x की वैल्यू माइनस तीन यहाँ पर रखेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, -27। ठीक है, और माइनस का थ्री एक्स और माइनस का थ्री ए, सॉरी माइनस का थ्री ए आएगा और प्लस का बी बराबर जीरो। ठीक है जी, तो यहाँ से आप थ्री ए माइनस बी अगर इसको मैं लेके जाता हूँ उधर, तो ये -27। ठीक है जी, यहाँ तक आप समझोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। अब दोनों को ऐड करेंगे, देखेंगे ये बी वाला टर्म प्लस माइनस का खत्म हो जाएगा और यहाँ से फोर ए आ जाएगा। फोर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 27 और माइनस का वन माइनस का 20 ए। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 7। ए की वैल्यू -7 आई। ठीक है जी, ए की वैल्यू -7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं रख देता हूँ, ए -7 बराबर माइनस का वन। तो यहाँ से आप निकालेंगे ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा भैया 6। ठीक है जी, तो ए और एक मिनट, ए की वैल्यू आई थी, बी की वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक है, बी, ये बी के बराबर आ जाएगा, बी। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है जी, तो बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, ए की -7। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इक्वेशन हमारा कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है जी, एक्स क्यूब ए की जगह कितना रख देंगे, माइनस का 7x और प्लस का 6। ये हमारा अब बन जाएगा भैया इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा समीकरण। तो अब इसमें हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, इसके दो तो ये फैक्टर हो ही गए। अब क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो पहला चेक करते हैं, एक्स बराबर -2 आप इसमें रखेंगे। एक्स बराबर -2 रखने पर ही माइनस का 8 आएगा। ठीक है जी, -8। ठीक है, और 2 रखेंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा ये, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 6। एक्स बराबर -2 रख रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड चेक करेंगे, एक्स बराबर 2 रखेंगे, यहाँ से एक्स बराबर 2 रखेंगे आप इसमें वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ये 8 आएगा। ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा, 14
और प्लस का 6। आप ये चेक कर सकते हैं 8 बचा 14 और माइनस का 14 जीरो के बराबर आ जाए तो ये इसका x बराबर 2 पे सेटिस्फाई कर जाए, इसका मतलब x माइनस 2 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। बस ये रिमाइंडर थ्योरम पे इस क्वेश्चन था। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है भैया, यदि x माइनस 3 तथा x माइनस 1/3 ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बी के गुणनखंड हो तो हमें बताना है इनमें ए और बी में क्या रिलेशन है। कुछ भी नहीं है, जैसा हम पिछले अभी करके आए हैं क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही करना है। इस पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, इनकी x की वैल्यू को पुट करेंगे तो x माइनस 3 जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 3 मिलेगी आप लोगों को। ठीक है जी, x की वैल्यू 3, x इक्वल टू 3 आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, x बराबर 3 रखेंगे आप तो ये 9a आ जाएगा। यहाँ से 9a माइनस का कितना बचेगा, ये प्लस का 15 आ जाएगा और प्लस b बराबर 0। ठीक है जी, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा 9a प्लस b बराबर 15 माइनस का, वो भी ठीक है माइनस का 15, माइनस का 15। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 1 दूसरा सेम, x बराबर 1/3 रखेंगे आप, 1/3 रखेंगे इसमें तो देखो कितना हो जाएगा, a/9 आएगा ये। ठीक है, a/9 प्लस 5/3 प्लस b बराबर 0। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो a आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से प्लस का आ जाएगा 15 और प्लस का 9 b बराबर 0। सेकंड इक्वेशन हम सेम लिख देंगे यहाँ पर a, ठीक है, और प्लस 9b बराबर माइनस का 15, ये भी माइनस का 15। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट वाले में से सेकंड को कर देंगे ये माइनस, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो इसे देखेंगे आप जीरो हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 8a। ठीक है जी, 8a माइनस 8b बराबर 0 के, तो यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा, a बराबर b के। a बराबर भैया इसमें है b के, जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो b इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को 100% एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाएं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भैया ये है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये है भैया राइट एंगल ट्रायंगल का, बहुत ही आसान सा सवाल। इसका कंसेप्ट आप लोगों को पता है तो 2 सेकंड का सवाल, इसके पीछे का कंसेप्ट जो है पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। क्वेश्चन है क्या है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर दिया गया है एबीसी, एंगल बी उसमें 90 डिग्री दिया गया है और बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, और एडी का मान यहाँ पर भैया ए दिया है और सीडी का मान बी दिया है। तो हमें बताना है ए बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। ठीक है जी, तो करते हैं इसको भी सॉल्व। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है जी, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर समकोण है। ठीक है जी, बी पर और ए और ये सी। अब इसने बोला भैया ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन है इस पर, जो एसी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, और इसने ये पॉइंट दिया है डी, ये डी है और एडी का मान दिया है भैया ए, ये है ए है और ये बी है। तो हमें बीडी का मान बताना है इसमें। एक मिनट, तो हमें ए बी स्क्वायर का मान बताना है कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। तो इसके लिए पहले हमें ए बी डी पता चल जाए। तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है भैया जो बी डी होती है ना, ये वाली लाइन जो बी डी, ये इन दोनों का स्क्वायर रूट होती है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका भी स्क्वायर, जैसे यहाँ पर एक रिलेशन होता है जो बी डी का स्क्वायर होता है, बी डी का स्क्वायर बराबर होता है ए डी इंटू सी डी या डी सी, कुछ भी कह सकते हो। ये आप लोग कंसेप्ट इसका याद रखना, बी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी इंटू सी डी। यहाँ से बी डी आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो बी डी यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ए बी। आप देख सकते हैं यहाँ से अंडर रूट ए बी आ जाएगा, बी डी का मान अंडर रूट ए बी। बस अब क्या, ए बी बी डी हमें पता चल गया, ए डी है तो ये वाला ट्रायंगल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए बी का स्क्वायर ये इसके लिए हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर दोनों की, दोनों साइड की जो बाकी है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे ए बी आ जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे आप लोग, ए कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी। तो बस यही पूछा था मैं कि ए बी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, जो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझे होंगे। आप इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, क्लास को लाइक भी करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन बीसीएम रिमाइंडर थ्योरम से शेषफल प्रमेय से वही, यहाँ पर दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं हमें, ए एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यू माइनस 5x प्लस ए व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 4 लीव द सेम रिमाइंडर। अगर ये दोनों को x माइनस 4 से डिवाइड किया जाए तो इनका रिमाइंडर भैया दोनों का बराबर आता है। तो हमें बता देना उस केस में a की वैल्यू क्या होगी। तो x माइनस 4 बराबर 0 के है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आप 4 निकालेंगे
और पुट कर देंगे इन दोनों पॉलिनोमियल। इस वाले में पहले मैं करूंगा एक्स की वैल्यू और मैं दोनों के इक्वल रख दूंगा, तो एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 64 ए आ जाएगा। और ये प्लस का आएगा यहाँ से 4 का 16, 16 48 हो जाएगा 48 और माइनस का 3। ठीक है जी, और बराबर रखेंगे आप इसको, ये भी हो जाएगा 64, 64 दूनी 128 आएगा ये। ठीक है जी, और माइनस का 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 20 हो जाएगा ये, और प्लस ए, इतना हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इधर से 45 बचेगा और मैं ए को इधर लेके जाऊंगा यहाँ से, तो 64 ए में से आप माइनस कर देंगे ए, तो 63 ए आ जाएगा, 63 ए। और इधर देखो 120 में से 28 में से 120, 128 में से 20 माइनस कर देंगे 108 तो ये बचेगा, और उसमें से ये वाला 45 उधर जाके फिर से माइनस होगा 45, तो इसको आप माइनस करेंगे तो 63 बचेगा, देख सकते हैं 63। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 63 अपॉन 63, तो इसका मान आ जाएगा ये 1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, तो आप समझ गए होंगे, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतने आसान आसान क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यूपी टीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है एनवीएस टीजीटी का पूछा गया प्रश्न, एनवीएस टीजीटी 2016 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अब दोबारा से इसको रिपीट करें, एक बार फिर से समझें। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्यस्तक्रमों का योग 9/20 है, तो उन संख्याओं का अंतर, तो भैया संख्याएं एक्स और वाई मान लेंगे। एक्स और वाई मानेंगे तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है 9। और यहाँ पर उनके व्यस्तक्रम 1/x और 1/y, ये दे दिया उसने कितना 9/20। ठीक है जी, तो हमें पूछा है उसने दोनों संख्याओं का अंतर, तो क्या करें, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो देखिए आप, हम इसको भी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बराबर 9/20, एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से 9 रख देंगे आप, 9 तो ये 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स वाई कितना मिल जाएगा, तो हमें एक्स वाई दोस्तों यहाँ से 20 मिल जाएगा। अब इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक्स का मान रख देना वही 5, चलो पेन थोड़ा चेंज करता हूँ, अलग दिखेगा, पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं होती है। जैसे एक्स का मान है यहाँ पे 5 रख देता हूँ और वाई का 4, तो 5 और 4 को आप ऐड करेंगे 9 आ रहा है सेटिस्फाई, यहाँ भी रख के देखते हैं 5 इंटू 4, तो 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें दोनों का अंतर पूछा, तो एक्स का मान 5 हो जाएगा, वाई का 4, एक्स माइनस वाई निकालेंगे दोस्तों, तो 5 में से हम 4 माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1। 1 इस सवाल का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे भी समझोगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल, इसका एक कंसेप्ट आप लोगों को आता है, तो ये क्वेश्चन भैया 5 सेकंड का है, तो इसके पीछे का राज पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी हमें x प्लस 1/x का मान जो है, हमें कुछ भी दिया हो प्लस माइनस का √3, जब भी हमें ऐसा दिया जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का हमेशा मान कितना आता है आप लोगों को पता है। अगर ऐसा हमें दिया गया तब हमेशा दोस्तों x 6 की वैल्यू हमेशा -1 के बराबर होती है। इस चीज को आप रट लें, याद रख लें, बहुत काम की बात है ये आप लोगों को, ये बहुत ही हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बस अब इतनी चीज आप लोगों को पता थी, तो ये 2 सेकंड का सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है जी, देखो कैसे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स 6 की घात 3 लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स 6 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, प्लस ये एक्स 6 है ही, और ये 1। तो बस अब वैल्यू आप इसमें रख लो, एक्स 6 रखेंगे -1 की घात 3 करेंगे आप तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और -1 की घात 2 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और -1 और प्लस का 1, तो देखो ये इससे खत्म और ये इससे खत्म। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो पहला ऑप्शन दोस्तों इसको बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन आपको इसका टिक करना था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा दोस्तों। तो ऐसे नए नए कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, और ये आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चन हेल्प सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये भैया क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत ही आसान सा सवाल। ऐसे क्वेश्चन शायद मैं पहले भी आप लोगों को करा चुका हूँ। तो आप लोगों को एक चीज पहले मैं बता दूं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में धनराशि होती है वो हमेशा जीपी के क्रम में रहती है, गुणोत्तर श्रेणी जो आप लोगों ने पढ़ी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि मैं बोलूं अभी कोई धनराशि भैया शुरुआत में हमारे पास पी थी, और यहाँ पर टी टाइम में वो भैया 2p हो जाएगी, 2p हो जाती है, मान लो मतलब टी समय में वो 2p हो जाती है। टाइम आप कुछ भी हो सकता है। अब वो बोलता है अगले सेम टाइम में वो कितनी हो जाएगी, तो इसका भैया वो फिर से जितना गुना यहाँ पे बढ़ी है उतनी गुना यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो फिर से हो जाएगी भैया इसका कितना गुना बढ़ रही है 2 टाइम इसका, तो 2 टाइम फिर से हो जाएगी 4p। ठीक है, अब इससे कुछ और अगले साल में कितनी हो जाएगी, तो भैया 8p हो जाएगी, 8p। बस यहाँ पे हम देखेंगे आर का मान कितना है, जो सर्वांतर होता है, जो रेशियो आता है वो कितने का है यहाँ पर 2 का, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा ये जीपी में रहती है। ठीक है जी, जीपी में, तो यही इस क्वेश्चन में है, और इसका मैं बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्ट भी बताऊंगा, पहले कंसेप्ट इसी तरीके का समझने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर धनराशि थी 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है लोग, पहले मान लो पी थी धनराशि, ठीक है,
अब ये 4 साल 4 ईयर में कितनी हो जाती है, 2 गुनी, तो 2p हो जाएगी। ठीक है, अब फिर बोलता है अब वो धनराशि 8 गुनी कितने समय में होगी, तो ये 4 साल में यहाँ से 2p है। अगले फिर से 4 साल में फिर से कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना हो जाएगी, तो 8p 4p हो जाएगी, 4p। ठीक है जी, फिर अगले फिर 4 साल में कितनी हो जाएगी, इसका फिर से 2 गुना कर देंगे, 8p। ठीक है, तो हमें 8 गुनी करनी, तो p से 8p हो गई, तो कितना टाइम लगा, 4 साल, ये 4 + 4 + 4 कितना 12, 12 ईयर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 12 साल में वो धनराशि अपने से 8 गुना हो जाएगी। आप लोगों को अब इतना भी नहीं करना, इतना जो हमने किया ये नहीं करना, बस ये आप लोगों को कंसेप्ट मैंने समझाएगा, पता है क्या करना है। जैसे धनराशि भैया p थी और वो हो जाती है 4 साल में कितनी, 4 ईयर में यहाँ से हो जाती है 2p। ठीक है, 2p। तो हमें ये देखना है, हम इसका 2 से हमें कितने गुनी करनी है, 8 गुनी करनी है, 8 गुनी 8p। तो यहाँ पर हमें इस 2 का क्या करना पड़ेगा, तब 8 आएगा, तो बोलेंगे क्यूब करना पड़ेगा इसका, इसका क्यूब करेंगे तभी तो 8 आएगा। तो बस कुछ नहीं बचा, जिससे आप यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं, n का मान जो भी है उससे इस टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 3, 4 × 3 तो ये हो जाएगा 12 ईयर। तो 12 साल इसका आंसर, बिल्कुल ऐसे करना है आप लोगों को। जो हमने क्यूब किया है वही नंबर से हमें टाइम में मल्टीप्लाई कर देना है। जो क्यूब यहाँ पर करने पर ये 8 गुनी हो रही है, मान लो यहाँ पर 4 गुना, इसको 4 टाइम करने पर होती है, तो यहाँ पर 4 से गुना कर देते हैं, मतलब उसकी पावर देखनी है हमें, कितनी पावर हो रही है, मतलब n, मान लो इसकी पावर n है, तो n से हमें ईयर में मल्टीप्लाई कर देना, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर निकल गया जाएगा इसका टाइम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। इसी के साथ बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ये भी क्वेश्चन है उसी का, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, तो ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रेट 8000, रेट 10% दी हुई है यहाँ पर एनम फॉर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। इसका हमें भैया बताना है, कोई धनराशि है 8,000, उस पर 10% वार्षिक की दर से 1.5 साल का हमें बताना है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन वो बोल रहा है कि जो ब्याज है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट की जाती है 6 महीने बाद। तो यहाँ पर हमारी ईयरली रेट 10% है, तो हाफ ईयरली जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे इसको रेट को आधा कर देंगे, तो 5%। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल। 5% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/20, तो यहाँ पर अब 1.5 साल है ये, 1.5 ईयर, तो इसमें कितने, मतलब 6 6 मंथ के कितने पार्ट बनेंगे, तो बोलेंगे आप 3 पार्ट बन जाएंगे, 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर 20 से धनराशि कितनी हो जाएगी, पहले साल 20 से हो जाएगी दोस्तों 21। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। हमें तो बात है 3 साल की, तो 20 से फिर 21 अगले साल फिर 20 से 21। वैसे भी दिख रहा है क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमें दिख रहा है 8,000, 20 का क्यों होता है, और दूसरा जो क्यूब बनेगा वो 20 से 21 का क्यूब 9261 होता है। तो इसका आंसर हमें वैसे ही दिख रहा है, 8,000 में से 9261 में से 8,000 माइनस करेंगे आप लोग, तो 1261 इसका आंसर आ जाना। पेन भी नहीं उठाना था इसमें। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, 8,000 और ये हो जाएगा 9261, क्यूब आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर ये हो गया पी, और ये हो गया भाई अमाउंट, हमें बताना था इसकी ब्याज। तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो 1261, 1261 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, और आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया है, टीजीटी 2016 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझे होंगे। देखो इसका एक तरीका और बता देता हूँ आप लोगों को इसका, जैसे ट्री मेथड से भी आप लोग इसे कर सकते हैं। धनराशि यहाँ पर कितनी थी 8,000 लोग, चलो दूसरा तरीका और बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जितने भी तरीके हैं मैं बताते चलूंगा, जो भी आप लोगों को बेस्ट लगे आप उसका यूज करके क्वेश्चन, बस टाइम बचाना आप लोगों को। टाइम कितना बचा सकते हैं उस टाइम को हम लगा सकते हैं जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें। ठीक है, 8,000 थी, और रेट हमारी हाफ ईयरली कितनी होगी, 3 साल की बात है यहाँ पर, 3 मतलब 1.5 साल की बात है, लेकिन उसके 3 पार्ट हो जाएंगे, छमाही 3 छमाही हो जाएंगी। तो पहले छमाही हम बात करेंगे तो रेट 5%, 5% के हिसाब से इसका आप निकालेंगे तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 400 रुपए आ जाएगा। ठीक है, पहले साल 400, दूसरे साल 400, ये तो ऐसा ही हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब दूसरे साल के लिए बात करेंगे तो इसका 5% ऑफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 5% 20 आ जाएगा। ठीक है जी, इसका 5% आप निकालेंगे 20 आ जाएगा। फिर से तीसरे साल के लिए इसका 5% 20, और ये इसका 5% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1। ठीक है जी, और एक एक छूट गया हमारा, इसका और निकलेगा ये वाला, तो 20। तो आप सबको ऐड करेंगे तो ये 1200 ही हो जाएगा, और ये यहाँ से 60 और एक 61, तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो यही तो हमारी होती है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो तब भी कितना आ जाएगा, 1261, 1261 रुपए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मैंने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की। तो इसी के साथ अब दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो बेहद आसान, बेहद खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप एक बार ट्राई कीजिए। यू हैव ओनली 5 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका जवाब सबसे पहले आता है, कमेंट जरूर करें अगर आप सॉल्व कर पाए हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का एनवीएस टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, एनवीएस टीजीटी। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं एनवीएस टीजीटी नवोदय विद्यालय वाला जो एग्जाम होता है,
टीजीटी का 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं, तो आप लोगों ने ट्राई किया हो। चलो मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ। तो यहाँ पर दिया है एक बेलन एक गोले के परिवृत है। ठीक है जी, बेलन के आयतन तथा गोले के आयतन का अनुपात। ठीक है जी, तो इसने बोला बेलन एक गोले के परिवृत है, तो गोला ले लिया भैया। जी एक गोला है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, गोला। और इसने बोला एक बेलन इसके चारों तरफ बनाया गया, तो बेलन भैया इसके चारों तरफ ऐसे बनेगा, थोड़ा देखेंगे आप, यूं ऐसे बनेगा नहीं, इसकी सारी बाउंड्री को टच करते जाएगा वो गोले की, ठीक है, ऐसे इस टाइप से बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी। और यहाँ पर ये थोड़ा ऐसा दिखेगा आप लोगों को, ऊपर ऐसा और ये नीचे भी ऐसा दिख जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसने बोला है बेलन के आयतन का गोले के आयतन, तो मान लो इस गोले की त्रिज्या भैया आर रही होगी, इसकी त्रिज्या आर, ठीक है जी, इसकी त्रिज्या आर रही होगी, तो त्रिज्या तो दोनों की सेम हो जाएगी, जो रेडियस है दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि इसका बेस इसके बराबर है, तो रेडियस दोनों की सेम हो जाएगी। लेकिन हाइट की बात करें, जो वहां पर बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की आप एच की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, एच बराबर भैया इसका व्यास हो जाएगा, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2r, बस अब खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बच रहा है। इसके में एच निकालना, बस एच हमें पता चल गया, इसकी रेडियस मालूम है, तो बस अब इसमें हम रखेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आप लोगों को आता ही होगा, बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों आप लोगों को पता होने चाहिए। तो बेलन का आयतन होता है भैया 4/3, एक वट गोले का लिख रहा हूँ पहले मैं, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और इसका अनुपात बताना है हमें गोले के आयतन से, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का के, ठीक है। अब वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं, आर का मान कितना है यहाँ पर, यहाँ पर एच का मान रख सकते हैं, एच बराबर 2r, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पाई से पाई तो खत्म ही कर दो आप, ठीक है, और ये 2r से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2r³ बन जाएगा, फिर 2r³, ठीक है। और यहाँ देखो ये r³ है, यहाँ से 4/3 r³, तो r³ से r³ खत्म ये वाला, ठीक है। अब ये यहाँ से 2 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर से आप रेशियो निकालेंगे, एक काम कर सकते हैं, इसको 2 से काट देंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 1, ठीक है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2, 3/2 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप बेहतरीन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूव करते हैं। तो आप लोगों को समझ आया होगा, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जो कि मेंसुरेशन का बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसमें दिया गया है दोस्तों 12 और 5 सेंटीमीटर भुजा का एक यहाँ पर दिया हुआ आयत, और वो बनाया गया एक वृत्त के अंदर, तो हमें बताना है यहाँ पर जो आपको छायांकित भाग दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें वृत्त की जो सर्किल है उसकी रेडियस पता करनी पड़ेगी, तो इसको मैं इससे मिला दूं, तो इसके लिए डायमीटर हो जाएगा सर्किल का, लेकिन इस वाले आयत रेक्टेंगल के लिए क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे जी इसके लिए डायगोनल हो जाएगा, तो इसका डायगोनल ही 5 है, 12, 5 12 13 पर ट्रिपलेट बनता है, तो 13 आ जाएगा, इसको डायगोनल हमें मिल जाएगा 13, और यही हो जाएगी भैया डायमीटर किसकी, सर्किल की। तो हमें इसकी रेडियस पता चल गई कितने, 13/2। तो बस क्या करना है, सर्किल के एरिया में से हम इस आयत के एरिया को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन एनवीएस टीजीटी 2016 एग्जाम में पूछा गया है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, तो पहले सर्किल का मैं यहाँ पर निकालूंगा, तो पाई आर स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 22/7, ठीक है जी, और यहाँ पर आर का मान लगाएंगे आप 13/2, तो 13/2 दो बार में लिख देता हूँ, 13/2 ये हो जाएगा -12 × 5, यही तो आ जाएगा, तो बिल्कुल यही है। इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं छायांकित भाग का क्षेत्र मिल जाएगा। तो देखो 2 से मैं से काट दूंगा इसको, 2 से डिवाइड कर देंगे 11 आ जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आप 11, और ये 169 हो जाएगा 169, और नीचे दोस्तों हो जाएगा 40 -60, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है, 66, और 9 यहाँ से आप ऐड करेंगे 75, 7 11, और यहाँ से 7 ऐड करेंगे तो आप हो जाएगा ये 1859/14, ठीक है, -60, बस इसको डिवाइड करके से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो एक बार जाएगा पहले, ठीक है, यहाँ से कितना बच जाएगा, 4 बचेगा, 14 3 45 हो जाएगा, फिर यहाँ से बचेगा 42, 3 बच जाएगा, ठीक है, 14 दूनी 28, और ये यहाँ से फिर 8, तो 132.8 टाइम लगभग इससे जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे आप 60, ठीक है, तो आप इसमें 60 घटाएंगे तो ये बचेगा यहाँ से 72.8, ये हमारा आंसर हो रहा है इतना मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो वो ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान सा सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड, आप लोगों को फॉर्मूला आता तो कुछ भी नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगले पर मूव करते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा और बहुत ही ट्रिकी सवाल, और बहुत ही आसान सा है, कुछ भी नहीं है, और देख सकते हैं आप ये एनवीएस टीजीटी के एग्जाम में 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको भैया करते हैं सॉल्व। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है हमें 2 की पावर x 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z, तो हमें इस रिलेशन को बताना, ये इसका मान कितना आएगा।
ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अगर किसी कांस्टेंट के बराबर मान लो इन सबको मैं 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस z इसको बराबर मान लेता हूँ भैया k की। चलो k के बराबर ही मान लेते हैं। आप यहाँ से 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, k की पावर 1 अपॉन x आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा जो पावर है दूसरे साइड में आने पर रिवर्स हो जाती है, और यहाँ से 3 कितना हो जाएगा, k की पावर 1 अपॉन y। ठीक है जी, और यहाँ से 6 बराबर हो जाएगा k की पावर माइनस 1 अपॉन z। अब हम 6 को क्या ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे 6 को 2 इंटू 3 ले सकते हैं। लो बस इसमें 2 और 3 की वैल्यू जो है रख दो आप। तो 6 की वैल्यू कितनी, k की पावर माइनस 1 अपॉन z। ठीक है जी, और यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1 अपॉन x, और 3 की पावर कितनी है, k की पावर माइनस k की पावर 1 अपॉन y। बस आप लोगों को पता ही होगा जब बेस सेम रहते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर पावर ऐड कर देंगे तो k की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। ठीक है, और बराबर है k की पावर माइनस 1 अपॉन z। तो हम जब बेस सेम होता है तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप निकालेंगे 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन वाई बराबर माइनस का 1 अपॉन जेड, और 1 अपॉन जेड को आप इधर लेके जाएंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड दोस्तों किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो यही हमारा आंसर है 0। तो ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप इसे भी समझोगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को लाता रहूंगा और अच्छी से अच्छी ट्रिक आप लोगों को बताता रहूंगा। और क्लास को आप लाइक करते रहें, और जो भी दोस्त के दोस्त भाई बहन टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम के लिए, एनवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन तक इस क्लास को भेज सकते हैं। इसी के साथ में बढ़ना अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द नंबर। कुछ नंबर हमारे लिए दिए गए हैं, उसमें हमें सबसे छोटी संख्या बतानी। इसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर ये दिया है 2 की घात 250, 3 की घात 150 और 5 की घात 100 है, और 4 की घात 200। तो ये क्या करें हम, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पावर सबकी हम सेम बना दें, इस पावर को सेम कर दें। तो कुछ हो सकता है इसमें, जैसे मैं इसको लिख दूं 2 की घात में लिख सकता हूँ इसको 5, यानी 50 बना दो पावर इसकी। 50 में सबसे डिविजिबल है, हाँ 50 में सबसे, इसका एचसीएफ कितना है 50। तो देखो 2 की घात में लिखता हूँ यहाँ पर मैं 50 इसकी पावर पहले लिखता हूँ पर। ठीक है, अब हमें 2 की घात कितनी कितनी थी यहाँ पर, 250 थी। ठीक है, तो हमें 2 की घात कितनी करनी पड़ेगी यहाँ पर 5। ठीक है, तभी तो आएगा 250, तो पावर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और दूसरी वाली को सेम ऐसे ही लिखेंगे। तो 3 की घात हो जाएगी कितनी यहाँ पर 3, और उसकी घात 50 लो, ऐसे लिख सकते हैं। पावर हमें सबकी सेम कर देनी है, और इसको लिखेंगे आप 5 की घात 2 और उसकी घात कितनी 50। ठीक है, और ऐसे सेम ऐसे लिखेंगे 4 की पावर 4 और इसकी पावर 50। लो जी, तो सबकी पावर हमने सेम बना दी। मतलब इसका देख लेते हैं पावर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है सबका 50। उसी क्रम में हम इसको पावर को तोड़ देते हैं। अब देखो 2 की घात 5 आप जानते हैं कितना होता है, तो ये आप बोलेंगे 32 होता है 32। तो 32 की पावर कितनी 50, सबकी पावर सेम हो जाएगी, तो बिल्कुल आसान है छांटना इसमें। 3 ये 27 होता है, 27 की पावर कितनी हो जाएगी 50। ठीक है, अगला देखेंगे आप, ये हो जाएगा 25, 25 की पावर 50। ठीक है, और अगला कितना हो जाएगा 4, तो कि 16, 16 का 256 हो जाएगा, 256 इसकी पावर कितनी 50 लो, खत्म। अब आप लोग देख लीजिए इसमें सबसे छोटा जो नंबर होगा वही हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। तो आप अब इसमें बेस चेक करना है कि पावर तो सबकी समान है, तो बेस में जो भी नंबर छोटी रही होगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 27 सबसे छोटा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट सबसे यही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप लेंगे दूसरा वाला, कौन सा था 3 की घात 150। 3 की घात 150 दिया ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 1 मिनट सॉरी, थोड़ी गलती हुई, माफी चाहता हूँ, ये नहीं होगा। सबसे छोटा तो वही है, इसमें 25 है जी, ये वाला। ये कैसे हो जाएगा, तो ये वाला होगा सर। ये 25 की पावर 50 है। तीसरा वाला कौन सा था, 5 की घात 100, ये 5 टू द पावर 100, ये तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके को आप समझे होंगे। जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखें तो उसमें पावर पहले सेम बना देनी है, बेस जो भी छोटा बड़ा रहेगा। और इसमें बड़ी संख्या पूछता तो आप कौन सी बताते, तो बड़ी वाली संख्या दोस्तों हो जाती 256 की घात 50, मतलब 4 की घात 200। ठीक है जी, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड का बहुत ही आसान सा सवाल। इस क्वेश्चन को बताऊंगा आप लोगों में 1 सेकंड 2 सेकंड में करने का तरीका जी, तो देख सकेंगे। तो जब भी हमें दिया हो कोई भी दो व्यक्ति हैं मिलकर उस काम को, ए प्लस बी है, दो व्यक्ति भैया उस काम को एक्स दिन में खत्म करते हैं, एक्स डे में। ठीक है, और मान लो वो अलग अलग उसी काम को ए एक्स प्लस ए दिन में करता है, और बी उसी काम को भैया एक्स प्लस बी डेज में करता है। जब भी पूछा जाए कि दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, कुछ नहीं करना है भैया, यहाँ पर हमें देखना है एक्स में कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर एक्स में कितना ऐड हो रहा है, उन दोनों को यहाँ पर जैसे एक्स में ए ऐड हुआ है और यहाँ पर एक्स में बी ऐड हुआ है, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमेशा ही एक्स का मान ही निकल कर आएगा, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ए बी। मतलब यहाँ पर जो दोनों मिलकर जितने दिन में करेंगे वो हमारा मान इससे
मिल जाएगा। तो एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। तो क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये देखेंगे तो कितना मान है यहाँ पर, ए का 2 है और बी का कितना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2 और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, 16 हो जाएगा। तो 16 आप लोगों को पता ही है कितने का स्क्वायर रूट होता है, तो 4। तो 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बताइए आप लोग इस क्वेश्चन में कितनी देर लगी आप लोगों को, अगर ये चीज मालूम थी तो इसमें भैया 2 सेकंड ही लगेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट आप लोगों को आते हैं तो 2 सेकंड ही लगेंगे, और स्क्वायर रूट नहीं आते हैं तो फिर बहुत समस्या है। तो स्क्वायर रूट आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो कैसा लगा आप लोगों को ये तरीका, तो बस देख सकते हैं आप, ऐसे ही तरीके में आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को एग्जाम में टाइम बचाएंगे और इस टाइम को आप दूसरे क्वेश्चन में लगा पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो भैया सब सॉल्व करते हैं, इसी तरीके को आप इस क्वेश्चन को तरीके से करने बैठ जाओ बेसिक तरीके से, और आपको पता चल जाएगा टाइम कितना लगेगा। पूरा एक पेज भर जाएगा, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तब इसको आप सॉल्व करेंगे और उतने में भैया दूसरा आदमी आपसे 4 क्वेश्चन आगे निकल जाएगा। तो सिलेक्शन किसका होगा, उसका होगा, हमारा कहाँ से हो जाएगा ये। तो कुछ स्मार्ट अप्रोच भी लगानी पड़ेगी। तो स्मार्ट अप्रोच में सिखाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है भैया। क्लास को बस देखें जरूर अंदर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये टाइम स्पेंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। A 75-meter long train is moving at 20 किलोमीटर पर आवर. It will cross a man standing on the platform in time. तो भैया बहुत आसान सा सवाल है, आप लोगों को पता ही होगा, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, व्यक्ति या किसी पोल खंबे को पार करती है, वो सेम अपनी दूरी, जिस लंबाई जो होती है ट्रेन की, वही दूरी हम मानते हैं, वही दूरी को वो पार करती है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा उस केस में जो ट्रेन की लंबाई है वही ली जाती है। डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 75 मीटर। डी का मान दोस्तों यहाँ पर कितना, 75 मीटर, क्योंकि ये एक पर्सन को पार कर रही है और इसकी स्पीड दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये मीटर में है। तो हमें बताना है वो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो टी बराबर आप क्या बताएंगे, टी बराबर आप लोगों को पता ही होगा, टी बराबर क्या होता है, तो डी अपॉन एस। ठीक है, टी बराबर होता है भैया डी अपॉन एस। बस इसे यहाँ पर रख देंगे, और एस को पहले हम चेंज कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से एस को हम चेंज करेंगे तो 20। अब अगर आप लोगों को पता ही होगा किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना होता है हमें, तो क्या करते हैं हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5/18। ठीक है जी, इतना ही रखें, और आगे इसको सॉल्व करना चाहे तो कर भी सकते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाना होता है, इसको हम उल्टा कर देते हैं 18/5 से। तो चलो यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो डी कितना है यहाँ पर 75 है। ठीक है जी, और यहाँ पर रखेंगे आप 20, और ये 5 देखो 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 से पहले इसको काट दो, 5 से कितने कट जाएगा, 15 टाइम। 15 टाइम, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 3 और 5 से 4। ठीक है जी, अब देखो कुछ कर नहीं रहा है, तो 18 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा, 54 और 4 से इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो 14 चौके 56 होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा कम ही आएगा। तो देखो 4 एकम 4, ठीक है, यहाँ से कितना बच जाएगा, 1, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। तो 13.5 सेकंड में वो ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर देगी, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिया गया। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी दोस्तों टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा। यहाँ पर दिया गया है, व्हेन ए ट्रेन ट्रेवल्स विद स्पीड 3/5 ऑफ नॉर्मल स्पीड, इट रीच इट्स डेस्टिनेशन 4 आवर लेट, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस विद इट्स नॉर्मल स्पीड। तो भैया एक ट्रेन है, वो अपनी स्पीड का 3/5 से चलती है, तो भैया वो 4 घंटे देरी से पहुंचती है। तो हमें बताना है उस ट्रेन को सही समय में पहुंचने के लिए मतलब कितना समय लगेगा, उसका सही समय बताना है। तो ये स्पीड, आपको स्पीड का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होगा, एस बराबर डी अपॉन टी। ठीक है, डी अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक चीज आप लोगों को मालूम होगी, तो टी होता है हमेशा एस के रिवर्स में होता है, एस इस रिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टी। ठीक है, ये तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ से अगर दो कंडीशन हो जाती है, S1/S2 बराबर हो जाता है T2/T1, ये वाली कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, बस इसी का यूज हम इसमें करेंगे। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो है, मान लो उसकी जो एक्चुअल स्पीड थी 5 मान लेता हूँ, 5 एक्चुअल मैंने 5 मान ली इसको। ठीक है, तो उसकी जो बाद में मतलब घटने के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, 3। तो 3 की स्पीड से हो गया है। अगर इसमें हम टाइम का रेशियो निकालें तो ये इसका रिवर्स हो जाता है, तो इसको टाइम यहाँ पर 5 लगेगा, यहाँ पर 3, बस यही टाइम तो लग जाएगा बस। और इसकी वजह से इसको कितना टाइम मतलब लेट कितना हुआ, 2। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 4 घंटे। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आप, कितनी आ जाएगी, 1 बराबर आ जाएगा 2 के। तो हमें पूछा गया एक्चुअल टाइम, तो एक्चुअल टाइम हमारा कौन सा था, ये वाला ही। एक्चुअल स्पीड 5 थी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, तो 6 घंटे उसको सही समय है, उस टाइम का सही समय है भैया 6 घंटे। ठीक है, तो आप समझे होंगे। और इसको दूसरी इस कंडीशन में पूछता तो भैया इसको 10 घंटे लग रहे होंगे, पहले 6 लग रहे थे और 4 उसको एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 10। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा 6 घंटे। उसका सही समय है पहुंचने का दोस्तों 6 आवर। आप इस चीज को समझे होंगे, बस
स्पीड वाला कंसेप्ट आप लोगों को पता था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है इस क्वेश्चन में, नल्लू सा सवाल है। देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 और x6 माइनस 1 का हमें मात्रा पर बताना एचसीएफ। तो मैं ये इसके फैक्टर करता हूँ सबसे पहले इस वाले की। तो इसके फैक्टर देखो, इसको मैं लिख दूंगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखता हूँ, सॉरी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, और माइनस 1 का होल क्यूब। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बनना बिल्कुल बन रहा है। तो देखो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आएगा। अब दूसरे वाले में इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स की 4 प्लस 1 और प्लस का यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है ये। तो यहाँ से देखेंगे इसके फिर से फैक्टर किए जाए तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो इसके दो फैक्टर मिले और एक तीसरा इधर है, ठीक है। तो अब इसमें से इन दोनों में से हमारा ऑप्शन होगा कोई भी। तो देखो एक्स क्यूब, एक मिनट, यहाँ से एक्स, यहाँ से देखो इसमें से मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ कितना, इसके भी देखो फैक्टर करते हैं। तो यहाँ से एक्स आप कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा एक्स माइनस 1, ठीक है, और प्लस का यहाँ से एक्स माइनस 1। तो पूरे से एक्स माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा, एक्स माइनस 1, और यहाँ से एक्स प्लस। तो बस एक ही फैक्टर दोनों में कॉमन दिख रहा है, कौन सा, ये एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 इन दोनों में। तो जो भी आप लोगों को पता ही होगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा है, एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों। तो इसका एचसीएफ दोस्तों हो जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है दोस्तों। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया ये चक्रवृद्धि ब्याज का, 25,000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रण क्या होगा, उत्तर उत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4% और 5%। तो भैया यहाँ पर रेट अलग दी है, पहले साल रेट है 4% और दूसरे साल है 5%। 2 वर्ष बाद हमें उसका जो बताना, अमाउंट बताना कितना हो जाएगा, 25,000 रुपए का दोस्तों लो। तो इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, 25,000 रुपए है, 25,000, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप ऐसा करें बस, तो आप लोगों को इसका फ्रैक्शन आना चाहिए, 4% होता है भैया 1/25, ये होता है 1/, यहाँ लिख देता हूँ 1/25, और ये वाला होता है 1/20। फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, अगर धनराशि 25 थी तो 25 से कितनी हो जाएगी, 26, ठीक है, इतना समझे होंगे आप। और दूसरे केस में धनराशि कितनी थी, 20, 20 से कितनी हो जाएगी, 21। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो इससे आप इसे काट देंगे तो पूरा कितने बार, 1000 बार कट जाएगा 1000, और इससे एक जीरो खत्म ये वाला, ठीक है, और ये कितना बार कटेगा, इससे 50, 50 बचेगा उस यहाँ से, और इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 तो आ जाएगा, ठीक है। और देखो 21 के 126 होता है, यहाँ से बच जाएगा 12, 21 दूनी 42 और 12 बस कितना हो जाएगा, 42 और 12 हो जाएगा दोस्तों 54, 54। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो लास्ट में, 5 का 6 से करेंगे 30 आ जाएगा, 5 का 4 से 20 और 20 और 3 23। तो आप देख सकते हैं 3 तो लास्ट में, चलो कहीं में आ रहा है 23, फिर बचेगा 5 हम 25 और 2 17, 27,300 रुपए उसका वही हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि कौन से ऑप्शन में दिया गया, तीसरे में, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि मैंने पीछे बताया, पहले पिछला जो ट्री मेथड मैंने आप लोगों को बताया उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को आप लोगों को मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, जैसे देखो 25,000 रुपए था यहाँ पर, 25,000, ठीक है, और यहाँ पर जो 2 साल की बात है दोस्तों, 2 ईयर, पहले साल और दूसरे साल, यहाँ पर रेट आप लोगों को बताइए, फर्स्ट ईयर रेट कितनी थी, 4% थी, और दूसरे साल 5%, ठीक है। तो इसका 4% आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, और 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, देखो 2 जीरो ये वाले खत्म हो जाएंगे, 100 और एक जीरो 1000 ये आ जाएगा, ठीक है। और देखो इसका दूसरे साल 5% निकालेंगे तो 2 जीरो खत्म, 25 पंजे 125, और ये 2 जीरो आ जाएंगे, एक 2 जीरो खत्म, 25 पंजे 125 और ये 1250। अब इस पे दूसरे साल इस पे 5% ब्याज और मिल जाएगा हमें, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 2 जीरो खत्म, 50 ही हो जाएगा इसका 5%। इन सबको ऐड करेंगे तो देखो सब टोटल में मिश्रण पूछा तो 25,000 रुपए हमारा ये, तो इसमें अमाउंट बताना था। अगर ब्याज पूछता तो ये वाली हो जाती है आप कितनी, 1300 ही हो जाएगी, और ये यहाँ से 1000, 14,000, 1300 1400 हो जाएगी। लेकिन हमें बताना है टोटल, टोटल बताना है। तो लो 1 मिनट, 1300 नहीं होगी, छोटी 1300 ये वाला, हाँ 2300, 2300 होगी ब्याज। लेकिन हमें बताना अमाउंट तो 25,000, ठीक है, प्लस 2300, इसको ऐड करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 27,300। तो ऐसे भी दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको करने में सैलरी तो आप उसी से बना, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, क्या फॉर्मूला पूछे, ये फॉर्मूला आप लोगों को नहीं आता है क्या, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की आइडेंटिटी आप लोग देख सकते हैं, टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतने आसान प्रश्न भी दोस्तों आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इसी क्वेश्चन पर टाइम बचाना, इसी में आप टाइम लगा देंगे। ये क्वेश्चन है भैया 2 सेकंड का, और इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट में कर रहे हैं,
तो भैया फिर बहुत दिक्कत है, तो उससे बचना पड़ेगा। तो इसकी आइडेंटिटी आप लोगों को डायरेक्टली पता होगी, प्लस वाला तो कभी हो ही नहीं सकता है। आप लोगों को पता है पहले वाले ब्रैकेट में हमेशा माइनस होता है, एक्स माइनस वाई, और दूसरे वाले ब्रैकेट में एक्स वाई से पहले माइनस। तो देखो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये मतलब दूसरे वाले में सही प्लस आएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बस तीसरा बच रहा है, चौथा ऑप्शन बच रहा है डी, तो खत्म। लो, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइडेंटिटी थी जो आप लोगों को पता होगी, अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ी होगी। और इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान था। यहाँ पर दिया गया दोस्तों ए से बी तक एक औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस b से a तक लौटता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल। तो भैया इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को शायद पता होगा, डायरेक्ट 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। जैसे कोई व्यक्ति है a से जाता है b तक, ठीक है, a से b तक ये यहाँ से गया, ठीक है, और यहाँ से फिर वापस आता है, और ये जाता है यहाँ से x किलोमीटर पर आवर से, और y किलोमीटर इधर से जाने की स्पीड है ये, और इधर से आने की स्पीड है y, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने याद किया होगा। डायरेक्ट क्या करते हैं, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं याद है तो पता है क्या करते हैं हम, इसमें दूरी भैया हम मान लेते हैं, दूरी को क्या मानते हैं, इन दोनों का एलसीएम। तो डिस्टेंस में मान लूंगा यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है, आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस एक्स वाई, और यहाँ पर स्पीड इसकी एक्स है और इसकी वाई है यहाँ से वापस की, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो इसका टाइम कितना लगेगा, टाइम वाई आ जाएगा इसका, और इसका एक्स, ये टाइम निकला यहाँ से, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, एवरेज जो स्पीड होती है कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आप लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये, तो एक्स वाई है और वापस आएगा एक्स वाई है, तो कितनी हो जाएगी, 2xy, 2xy हो जाएगी जी, बिल्कुल हो जाएगी। टाइम देखो कितना लगा यहाँ से, वाई ये जाने का समय और एक्स आने का समय, एक्स प्लस वाई, तो यही आ रहा था हमारा आंसर, बिल्कुल आ रहा था यही। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट था। तो आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं, अगर याद नहीं रहता आप लोगों को इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्स वाई की जगह कुछ वैल्यू भी दे सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी हमें पूछता है, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोगों को इसी तरीके से बनाना है। अगर बेसिक से जाएंगे बिल्कुल तो बहुत ही तरीका मान लेंगे आप, यहाँ से एक्स और वाई की कुछ दूरी वैल्यू मानेंगे तो वो तरीका बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप लोगों को इसे बनाना है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इतने क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में लिए थे, और मैंने आप लोगों को कोशिश की अच्छे से अच्छे मेथड में आप लोगों को बताऊं, जिससे कि आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड, कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर पाएं। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी भाई बहन किसी भी टीचिंग एग्जाम लाइक यूपीटीजीटी, एनवीएसटीडीटी, केवीएस या फिर किसी अदर टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को उन तक भेज सकते हैं। जरूर ही उनको कुछ फायदा मिलेगा और अपने एग्जाम में वो कुछ बेहतर कर पाएंगे। और किसी को हम थोड़ी सी हेल्प कर दें, तो अगर हमारी हेल्प से मान लो उसको कुछ थोड़ा भी फायदा हो रहा है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या ही हो सकती है। दोस्तों हेल्प भी करते रहें लोगों की, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो फिर भगवान भी हमारी सहायता नहीं करेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें, और अपने जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करते रहें, उनकी प्रैक्टिस करें। और ज्यादा से ज्यादा आप इसके लिए क्या करें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके लिए आप कोई भी, आप टाइम ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि 15 दिन के लिए आपके पास टाइम बच रहा है, तो उसके लिए बस आप लोगों को नया कुछ नहीं पढ़ना, जितना भी आप लोगों ने अब तक जो कुछ भी आप लोग पढ़े हैं बस उसी को रिवाइज करना है आप लोगों को, ठीक है। और रिवीजन के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन ज्यादा लगाएं। जैसे आप प्रीवियस के लिए, जैसे आप टीजीटी का एग्जाम तुरंत ही देने वाले हैं, तो उसके लिए आप एक यूथ पब्लिकेशन का आता है, और यूथ से अच्छा मेरी माने तो आप घटना चक्र लीजिए, उसमें सारे यूपी टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन ही दिए गए हैं। तो घटना चक्र आप ले सकते हैं, उसके सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करें, कम से कम 2 बार उन क्वेश्चन को लगा लें, 2 बार सॉल्व कर लें, तो आप लोगों को आपके एग्जाम में जरूर फायदा मिलेगा। आप स्पीड से, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में सेम जो उस बुक में दिए गए सेम डिक्टो एकदम आप लोगों को दिखेंगे, तो उन क्वेश्चन में आप तुरंत देखते ही सॉल्व कर देंगे। तो बस इतना ही दोस्तों, इसी के साथ अब क्लास खत्म करते हैं। आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।